हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस सेशन में हम मॉड्यूल एक चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस इज पार्ट ऑफ अवर फाउंडेशन सीरीज, कंप्लीटली फ्री लेक्चर्स आपको विद रिस्पेक्ट टू द जैब कंपोनेंट्स वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि हम पिछला जो एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो चैप्टर 7 इसका उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का कंटिन्यूशन अभी हम देख रहे हैं। राइट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 21 से 26 अगस्त के बीच में जो सेशंस होने वाले हैं 7 PM, उनका पूरा आपको यहाँ पे टाइम टेबल दिख रहा है। एंड ये क्लासेस दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्री ऑनलाइन क्लासेस है, कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन क्लासेस में आपको यहाँ टाइम टेबल दिखा दिया गया है, जहाँ पर मेघा मैम की पीपीबी की क्लास ऑन मंडे एज वेल एज थर्सडे होगी, निशांत सर की जो एएफएम की क्लास है ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एंड मेरी आईआईएफएस की क्लास ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। राइट, 7 PM को आपको ये मिल जाता है। यहाँ पर आपको चैप्टर्स एज वेल एज टॉपिक्स भी दिखा दिए गए हैं। प्लीज डू बी पार्ट ऑफ दैट। तो इस सेशन में हम जो एक फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। और ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एक्चुअली जो हमारा नरसिम्हन कमेटी बना था, नरसिम्हन कमेटी 1 के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड एक्चुअली था, और उसमें से बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स है वो हम देख रहे हैं। तो नरसिम्हन कमेटी ने पूरे फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिए, उस पूरे सेट में से एक जो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स है वो हम देख रहे हैं, विच इज़ रिलेवेंट फॉर अस। ठीक है, तो ग्रोथ इन डिपॉजिट्स, कैपिटल एडिक्वेसी, रिडक्शन ऑफ रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। कि इन्होंने कहा था कि डिपॉजिट्स की ग्रोथ होनी चाहिए, तभी तो जैसे इनकम की ग्रोथ होगी वैसे वैसे ही ग्रोथ होगी बैंक के प्रॉफिट की। राइट, तो इस तरीके से जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनको लोन में घुमाया जाएगा और उसके बाद इनकम लाया जाएगा। तो डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए कि कैपिटल जो रिक्वायर्ड है, लेट्स से लोग अपने इन जो डिपॉजिट्स हैं उसके सामने अपने पैसों को मांगने आ गए, जिसे बैंक रन भी कहा जाता है। ऐसा हुआ तो बैंक के पास कैपिटल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल मनी होना चाहिए, सो दैट इट कैन गिव रिडक्शन ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स जो है वो कम होंगे, इसका मतलब कि जो भी डिपॉजिट आ रहा है वो डिपॉजिट में थोड़ा सा पार्ट बैंक्स को बिना लोन दिए अपने पास या फिर आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो ये जो रिजर्व्स है ये रिड्यूस होंगे, तो बैंक लोन जो दिया जाएगा उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। राइट, डीरेगुलेशन ऑफ लेंडिंग रेट्स, लेंडिंग रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते थे, तो उन्हें डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है? आरबीआई डिक्टेट कर रहा है कि किस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट्स है वो होने चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, बट उस चीज़ को थोड़ा सा डीरेगुलेट करके वहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस देना होगा टू द बैंक्स एज वेल एज अदर फाइनेंशियल सेक्टर जो इंस्टीट्यूशंस है। क्रेडिट डिलीवरी सपोर्ट, क्रेडिट जो लोन्स दिए जा रहे हैं वो सही समय पे सही तरीके से सारे सेक्टर्स में जो हर कम्युनिटी है उस तक पहुंचे। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी सिस्टम की ज़रूरत है। सुपरवाइजरी रेगुलेशन, दो टर्म्स है जिन्हें हमें समझना होगा। रेगुलेशन इज द कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल बैंक्स के लिए लेकर आती है, या फिर नॉन बैंक्स के लिए एनबीएफसीज के लिए लेकर आती है। और साथ के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये बैंक्स उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे जिस तरीके से फॉलो करना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो गो फॉर पीनल एक्शन। ठीक है, एक्शन भी ले सकती है अपने जो भी दायरे है उसमें। अब इसके सामने दूसरा टर्म है विच इज कॉल्ड सुपरविजन। सुपरविजन होता है कि जहां पर बैंक्स की जो स्थिति है उस स्थिति को मॉनिटर किया जाए, और उसमें दो तीन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाए कि जो बैंक की स्थिति है विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल, विथ रेस्पेक्ट टू जो एसेट्स उसके पास है वो नॉन परफॉर्मिंग ना हो, विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट जो कमा रहा है वो, साथ के साथ जो कमर्शियल इंटरेस्ट है और वेलफेयर इंटरेस्ट है, इनका बैलेंस, सारी चीज़ें ध्यान में रख के मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, रेगुलेशन का कंप्लायंस हो कम्प्लीटली, और बैंक को कोई दिक्कत ना हो, डिपॉजिटर्स को कोई दिक्कत ना हो, कस्टमर्स को दिक्कत ना हो, गवर्नमेंट को ना हो, देश को ना हो। राइट, तो ये सारी चीज़ें सुपरवाइज करना, यानी कि यहाँ पर आप अगर कोई चीज़ नहीं कर रहे हो उसके हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से, तो उस चीज़ को नोट डाउन बस किया जा सकता है। सुपरविजन का मतलब वो है, यू कैन नॉट पनिश। ठीक है, पिनल एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब ये सुपरविजन से पता चलेगा, इस मॉनिटरिंग से पता चलेगा कि रेगुलेशन, कौन से रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और उस हिसाब से पनिश किया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड
कि स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी सिस्टम होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम पकड़ पाएंगे बैंक्स को। कई सारे बड़े बैंक्स ने जो है अपने भाई भतीजे उनको भी लोन्स दे रखे हैं, लाइक सीईओज के नाम आए हैं। ऑल्सो काफ़ी बड़े बड़े एनपीएस हम देख रहे हैं, लोग पैसे लेके भाग गए इंडिया से बाहर। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू हैव टू सुपरवाइज, एंड उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है, इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें ध्यान में रख के आपको ये करना होगा, राइट। तो ये चीज़ें, न्यू प्राइवेट बैंक्स की एंट्री, इसके साथ साथ क्योंकि ये 1992 में आया था, न्यू प्राइवेट बैंक्स जो है वो अराउंड 94 के आसपास आए थे, तो न्यू प्राइवेट बैंक्स की एंट्री अलाउ करनी चाहिए। मर्जर एमलगमेशन से किस तरीके से बैंक्स को कंसोलिडेट किया जा सकता है वो देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल एसबीआई में इतने सारे जो एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स थे वो सभी को मर्ज कर दिया गया, राइट। चक्रवर्ती कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी पे 1985 आई थी, उससे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। उस कमेटी के रिकमेंडेशंस के डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बट देन ये कहा गया था। अब 1998 में बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्पेसिफिक जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वो नरसिम्हन कमेटी लेकर आई। तो ये नरसिम्हन कमेटी फिर से वही सीडीएस, नरसिम्हन कमेटी 1 92 में आई थी, नरसिम्हन कमेटी 2 1998 में आई थी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ब्रॉड था इनका जो हम कह सकते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस, रिकमेंडेशन जिस चीज़ से रिलेटेड देने हैं। फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंकिंग आ जाता है इसमें, इसमें इंश्योरेंस आ जाता है, पेंशन आ जाता है, नॉन बैंक्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे जो है सब आ जाते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्पेसिफिक जो रिकमेंडेशन है वो दिए गए थे इन द नरसिम्हन कमेटी 2 1998। ओके, क्या रिकमेंडेशन दिए गए थे? प्रूडेंशियल, सुपरवाइजरी, क्या किस तरीके से हमें रिफॉर्म्स लेकर आने, इसके साथ साथ मार्केट, इंस्टीट्यूशनल, लीगल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ठीक है। क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स में हम ये देखते हैं कि रिस्क जो है वो कम होना चाहिए, बैंक्स जो लोन दे रहे हैं सोच समझ के दो भाई, कि डिफॉल्ट ना हो। रिस्क वेटेड कैपिटल, अब रिस्क है थोड़ा बहुत तो हमें उठाना पड़ेगा, उसके सामने कैपिटल मेंटेन करो। दूसरी बात, इसके साथ साथ अपने जो एक्टिविटीज़ है उन्हें डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो, नीश एरियाज में जाना। और इसके साथ जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स 2014 में उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अगर आपको पता है कि डिफरेंशिएटेड बैंक से रिलेटेड रिकमेंडेशन कौन से कमेटी ने दिया है, प्लीज ट्राई टू रिकॉल, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने दिया है, यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, दैट जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहां पर आप बता सकते हो, चैट बॉक्स में बता सकते हो, दैट वुड बी रियली ग्रेट, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो। आगे हम बढ़ रहे हैं कि और क्या, ये तो प्रूडेंशियल हो गए कि कैसे कैसे आपको जो है कैपिटल मेंटेन करना चाहिए और इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स, कैसे हम सुपरवाइज कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया स्टेप आरबीआई ने लिया कि बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और इस बोर्ड में गवर्नर जो है वो चेयरमैन है, मेंबर्स यहाँ पर आपको 4 डायरेक्टर्स आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड से देखने को मिलेंगे। डेप्यूटी गवर्नर्स एक्स ऑफिशियो जो है मेंबर्स है, यानी कि चेयरमैन इसका कौन है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन का, जो कि आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के अंडर काम कर रहा है, आरबीआई के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। गवर्नर, आरबीआई गवर्नर इज द चेयरमैन, इसमें डिप्यूटी गवर्नर्स भी हैं, और साथ साथ 4 डायरेक्टर्स हैं फ्रॉम द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। ये डायरेक्शन देती है कि किस तरीके से सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी, ये दो टर्म्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज क्या है, कैसे उन्हें टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। एवरी मंथ मीट होती है, साथ के साथ फंक्शनिंग जो सुपरविजन का है, नॉन बैंक्स का है, ये सारी चीज़ें देखती है, राइट। मेन इसका जो हम कह सकते हैं कि फोकस है, इट इज़ ऑन सुपरविजन और कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग हो गया, लीगल इश्यूज जो भी बैंक फ्रॉड्स होते हैं वो, एनपीएस बहुत बड़ा इश्यू है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लोन लिया डिफॉल्ट हो गया, पैसे वापस नहीं किए, तो वो एनपीए बन जाता है, राइट। तो इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया तो होगा। सुपरवाइजरी रेटिंग मॉडल फॉर बैंक्स, किस तरीके से हम रेटिंग दे सकते हैं। सुपरविजन तो किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे रेटिंग दे के उसे खुश भी करना होता है, कोई अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। तो वो सुपरविजन के थ्रू डायरेक्टली आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, आप डायरेक्टली पीनल एक्शन नहीं ले सकते, तो आप क्या करोगे, रेटिंग दोगे। तो इनडायरेक्टली आप बता रहे हो कि भाई तुम्हारी रेटिंग कम है तो यू हैव टू इम्प्रूव, राइट। तो वो चीज़ है। इसके साथ ये पूरी रेटिंग सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे उसे लाया गया, जिसे कैमल्स रेटिंग सिस्टम कहा जा रहा है। तो इस कैमल्स रेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या हमारे इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है उसे असेस किया जा रहा है। सबसे पहला कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी हो गया, मैनेजमेंट क्वालिटी हो गया। तो कैपिटल एडिक्वेट है कि नहीं बैंक के पास, एसेट क्वालिटी किस तरीके की है, नॉन परफॉर्मिंग तो नहीं है, और मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, मैनेज कैसे किया जा रहा है सारे के सारे बैंकिंग फंक्शंस को। अर्निंग्स किस तरीके के हैं, किस तरीके से कमा रहा है, लिक्विडिटी क्या है बैंक की और बैंक के जो सारे एसेट्स हैं उनकी।
सेंसिटिविटी किस तरीके की, यानी कि कस्टमर स्पेसिफिक और कस्टमर रिस्पॉन्स भी सही होना चाहिए। इसके साथ साथ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द अपर लेवल, यानी कि आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें फॉलो करने से रिलेटेड सीरियसनेस, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कैमल्स रेटिंग सिस्टम में, और बैंक्स को रेट किया जाता है। और अगर आपको पता है आज के डेट में जो एक तरीके का रेटिंग सिस्टम है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, वो अगर आपको याद है कि किस चीज़ से रिलेटेड, कौन से इनिशिएटिव के थ्रू बैंक्स, स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, उस पूरे फ्रेमवर्क का नाम अगर आप बता पाओ दैट वुड बी रियली ग्रेट। आप ये चीज़ भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, पूरा फ्रेमवर्क जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो कंपटीशन है उसे लाने की कोशिश की गई है और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड काम किया जा रहा है। राइट, बहुत इजी है यार आंसर, फटाफट से बता दो। एंड ऑडिटिंग, गवर्नेंस, ये चीज़ें भी देखी जाएंगी। राइट, कि किस तरीके से ऑडिट किए जा रहे हैं बैंक्स के अकाउंट्स, और साथ के साथ गवर्नेंस कैसी है हर एक लेवल पर, वो देखा जाएगा। कंपटीशन से रिलेटेड रिफॉर्म, जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक, जॉइंट वेंचर बैंक्स हो गए, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, इन सभी को लाया गया और इन्हें प्रोत्साहित किया गया। राइट, इनके नॉर्म्स इजी किए गए ताकि दे कैन कम ओपन ब्रांचेस इन इंडिया, एंड वो इस चीज़ के साथ डेवलप भी करें। राइट, अब इतने सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स है, अभी आगे डिफरेंशिएटेड बैंक्स भी आ गए, तो इन बैंक्स के होने के साथ साथ वी कैन से कि द कंपटीशन हैज़ इंक्रीज्ड। मार्केट रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए गए, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स को एडमिनिस्टर किया गया। राइट, तो इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा सा डीरेगुलेट किया गया था बीच में, बट आज के डेट में थोड़ा और एडमिनिस्टर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर आप लोन लेने जाओगे तो होम लोन के लिए आपको 10% इंटरेस्ट रेट अगर कह रहे हैं तो दैट इज लिंक्ड टू समथिंग, ठीक है, किसी चीज से लिंक्ड वो रहेगा। यानी कि ये रेट कैसे डिसाइड किया गया, तो पहलू इसमें है, पहला तो ये है कि इसको डिसाइड किया गया है बेस्ड अपॉन समथिंग कॉल्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, एक्सटर्नल बेंचमार्क्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड नाम की जो एक हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा दिए जाते हैं। उसमें रेपो रेट हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के, उसके जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी इंटरेस्ट रेट इसका आ रहा है, लेट्स से 6% रेपो रेट है। ठीक है, 6% के ऊपर सेकेंड थिंग दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड। तो बैंक्स अपना खुद का स्प्रेड, यानी कि भाई फंड्स के लिए 6% इंटरेस्ट रेट पे लोन कैसे दे सकते हैं, फंड्स लाने में, ये पूरा सेटअप करने में, इतने ब्रांचेस खोलने में हमें खर्चा तो हुआ है, तो उसके लिए हम थोड़ा इसमें इंटरेस्ट रेट ऐड करेंगे 4%। ठीक है, तो दैट विल बी 10%। तो इस तरीके से ये अगर ये रेपो रेट कम होता है, 5% होता है, तो ये 9% हो जाएगा। तो इस तरीके से एक लेवल पर एडमिनिस्टर किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट को। आई होप दैट इज क्लियर। सीआरआर एसएलआर की रिडक्शन, यानी कि रिजर्व्स की रिडक्शन जो हम कह रहे थे, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर इनके बारे में आपको पता है, यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड द कमेंट सेक्शन। राइट, इंटरबैंक कॉल मनी को जो है प्रोत्साहित किया गया। कॉल मनी मार्केट इज द शॉर्ट टर्म मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट ऑलरेडी शॉर्ट टर्म है, यानी कि 1 डे टू 1 ईयर के बीच के जो ट्रांजैक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे मनी मार्केट में आते हैं। इनमें से कॉल मनी इज दैट जहां पर 1 डे के ट्रांजैक्शंस खाली आते हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली बैंक 1 ने बैंक 2 को कॉल किया और कहा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, कल मैं लौटा दूंगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक 2 और फिर वो पैसे दे देता है। राइट, ये इंटरेस्ट रेट अगेन रेपो रेट से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। ओके, तो इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट को डेवलप करने की कोशिश। इसके साथ साथ एडहॉक जो ट्रेजरी बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स लाए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प की जाए कि वो जो अपने रिसोर्सेस हैं, यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर है वो कर सके। राइट, इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स मनी, ट्रेजरी बिल इशू करता है। ट्रेजरी बिल इज अगेन अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कौन कौन से 3 टाइप के ट्रेजरी बिल्स अगर आपको पता है, यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इन द कमेंट सेक्शन। एडहॉक पहले आते थे, मतलब किसी बिना किसी वजह के या फिर इस तरीके से लाया जाता था, ऑल तो गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है, बट देन एकदम से ट्रेजरी बिल्स जो है किसी भी तरीके से ले आते थे, तो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को डिसकंटिन्यू किया गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो प्राइजेस हैं वो मार्केट डिटरमाइन करने की बात की गई, एंड वो मार्केट के हिसाब से प्राइसेस रखे जाते थे। पहले तो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि क्या होगा प्राइस, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो प्राइसेस है मार्केट के हिसाब से। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर लॉन्ग टर्म के लिए अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है।
अब FII जो हैं हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने की अलाउ कर दिया गया। अरे यहाँ पर एक आंसर तो मैंने दे ही दिया कि ट्रेजरी बिल एक तरीके का है 91 डे ट्रेजरी बिल 91 डेज का होता है, देन 182 डेज का होता है एंड 364 डेज का होता है। तीन टाइप के ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, माइंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली कैन इश्यू, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। तो वो इश्यू करके पैसे जो है लेता है फ्रॉम द प्राइमरी डीलर्स और बाकी बैंक्स एंड ऑल। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स को लाया गया, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये सबको लाया गया। इनके बारे में और डिटेल में आगे के सेशंस में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को लाया गया रिस्क फ्री पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स के लिए। अभी लेट्स से जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है एंड ऑल्सो बैंक्स है, कॉल मनी है, ये सब लेट्स से वो सेटलमेंट सही से नहीं हो पाया, नेक्स्ट डे बैंक वन ने पैसे वापस नहीं किए, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू हैंडल सच अ सिचुएशन। या फिर वापस किए बट वो गया नहीं, सेटल नहीं हुआ। कई बार हम भी पेमेंट करते हैं यूपीआई से और फिर वो नहीं होता है हमारे बैंक से, कई बार पैसे कट जाते हैं, एटीएम से हमने पैसे निकाले, पैसे कट जाते बट वो आता नहीं है फिजिकली। तो ये सारे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट किए जाते हैं। LAF जो है हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड MSS दैट इज द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग सेक्शन, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है बट इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, वो चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिफॉर्म्स में है। अब इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम डेट यानी कि जो लोन्स दिए जा रहे हैं उनको किस तरीके से रिकवर करेंगे, बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल लाया गया, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे, कह रहा है सामने वाला, लेट से मैंने लोन लिया और मैंने कहा कि मैं बैंकरप्ट हूँ, तो दैट हैज़ टू बी सेटल्ड। ठीक है, इस को ये केस बन जाता है, बैंक मांग रहा है, तुम कह रहे हो कि बैंकरप्ट हो, तुम नहीं दे सकते, तो इस चीज़ को सेटल करना होगा। उसके लिए एक रिकवरी ट्रिब्यूनल को लाया गया, ट्रिब्यूनल इज लाइक अ कोर्ट। ठीक है, इसके साथ साथ एक्ट लाया गया दैट इज कॉल्ड द सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के तहत थोड़े पावर्स बैंक्स को दिए गए हैं कि भाई अब थोड़ा बहुत जो उनके एसेट्स है, लेट्स से मैंने कहा कि मैं बैंकरप्ट हूँ बट मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हो अंडर सर्टेन नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस एक्ट में एंड लेटर ऑन जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसे भी लेकर आया गया। ओके, ये इस कोड के तहत जो ये सारी एसेट्स और हम कह सकते हैं कि जो लोन्स है उनकी रिकवरी एज वेल एज उनका सेटलमेंट, लिक्विडेशन, ये सब बहुत ही स्मूथ हो गया। राइट, आगे के सेशंस में इसको भी डिस्कस करेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लाया गया, जहां पर इस तरह के जो एसेट्स हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग हो गए हैं, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज गोइंग टू अब्जॉर्ब देम, उन एसेट्स को अब्जॉर्ब कर रही है ताकि बैंक जो है वो उनकी बैलेंस शीट फ्री हो जाए। ठीक है, तो इनके जो एसेट्स हैं वो एसेट्स नहीं होकर अब लायबिलिटी बनने जा रहे हैं, तो ये बैलेंस शीट फ्री नहीं है और इसके साथ वो आगे और लोन नहीं दे सकते और एसेट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस शीट को फ्री करने के लिए ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो ले लिए जाते हैं बाय द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब बैंक अपना काम कर सकती है और ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसको रिकवर करने में जुट जाएगी और जो पैसे आएंगे वो पैसे बैंक को दे देगी। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है उसे भी इम्प्रूव किया गया। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, अगर कोई भी दिक्कत होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है, जो कि RBI के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, वो रिजॉल्व करेंगे। राइट, तो दैट इज द थिंग। अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए गए जिनमें जो बैकग्राउंड का हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज इन्फाइनेट। ठीक है, इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर कम्युनिकेशन का बैकबोन है ये। इसके साथ साथ RTGS को इंट्रोड्यूस किया गया जहां पर रियल टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट किया जा रहा है। तो इससे पहले जो ऑनलाइन पैसे भेजे जा रहे थे नेफ्ट के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू भेजा जा रहा था, उसमें होता ये है कि मेनली जो सेटलमेंट हो रहा है दैट इज डन नेट। ठीक है, नेट सेटलमेंट होता है। नेट सेटलमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल नेफ्ट के थ्रू अगर आप पैसे भेजोगे तो वहाँ पर होता ये है कि आपका 48 आवर्स आपने अभी भेजे पैसे और 2 दिन के बाद आपके जो पैसे हैं वो पहुँच रहे हैं। राइट, क्योंकि 2 दिन के बाद आपके पैसे बाकी बहुत सारे ट्रांजैक्शन के साथ बंडल होंगे और उनका नेट जो भी होगा, यानी कि नेट आपने भेजा और उन्होंने थोड़ा भेजा, राइट, तो उसका नेट निकाला जाएगा और वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा इस तरीके से। राइट, तो वो 48 आवर्स में बंचिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द नेट सेटलमेंट। तो ये रियल टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट लाया गया, जहां पर ग्रॉस यानी कि 1 to 1 आपने अभी भेजा तो यस अभी ही आपका जो ट्रांजैक्शन है 10 मिनट्स में चले जाएगा।
दैट इज अ थिंग। अब इसके आगे IMPS भी आया, राइट, तो दैट ऑल्सो विल डिस्कस लेटर ऑन। हाई लेवल कमिटी डॉक्टर KC चक्रवर्ती ये आए थे और इन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया 2011 से 17 के बीच में RBI एंड बैंक्स के लिए। जैम ट्रिनिटी हम लेकर आए, ठीक है, जनधन, आधार एंड मोबाइल का, KYC, UPI लाया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ये सारी चीज़ें की गई, ठीक है। इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी किए गए, जहाँ पर फेरा एक्ट, जो कि काफ़ी यहाँ पर आप देख रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो फॉरेन एक्सचेंज जो इंडिया में आ रहा है, यानी कि फॉरेन करेंसी जो इंडिया में आ रही है उसे रेगुलेट करना और मैनेज करना दो अलग चीज़ें हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रेजिम में हम आए। रेगुलेशन यानी कि पूरा टाइट ग्रिप रखना उस पर, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आना और उसके थ्रू उस पूरे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को जो है बहुत हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन जो है लगाया गया उस पर, बट उसे चेंज करके मैनेज किया गया आगे जाकर। फेरा एक्ट को हटाकर फीमा एक्ट लेकर आए हम 1999 में। फीमा एक्ट इज मैनेजिंग दिस, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो आ रहा है उसे मैनेज हम कर रहे हैं। कोई दिक्कत होने पर ही ये एक्ट जो है, इसके प्रोविजंस हम कह सकते हैं कि लाए जाएंगे इनटू इम्प्लीमेंटेशन। परमिशन टू पार्टिसिपेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो कई सारे जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन्हें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करने का परमिशन नहीं है, वो दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्रीज किया गया, रुपी फॉरेन करेंसी स्वैप मार्केट को भी और भी बेटर बनाया गया, ठीक है। कई लोग पैसे ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से US डॉलर्स जो है वो खरीद लिए, और फिर जब डॉलर्स और रुपी का जो हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। एंड यहाँ पर और भी चीज़ों के लिए, लेट्स से हमें डॉलर्स चाहिए तो हम अपनी करेंसी दे के डॉलर्स लेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड स्वैप, ठीक है। तो ये जो स्वैप मार्केट है उसे भी बेटर किया गया। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला IRDA को लाया गया 1999 में। तो इफ़ यू नो IRDA कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर बनाई गई थी 1999 में, यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। बैंक एश्योरेंस, जहाँ पर बैंक्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचने से रिलेटेड जो है बैंक एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया गया, इसके साथ साथ वो प्रोडक्ट्स बेचने से रिलेटेड सारे रूल्स एंड नॉर्म्स लाए गए। अब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को स्टैब्लिश किया गया। कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म SEBI 1988 में स्टैब्लिश हुई। उसके साथ FIIs को 1992 में जो हमारी इकोनॉमी ओपन हुई 1991 में, विनो की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, तो उसके बाद इकोनॉमी ओपन हुई 1992 में, हमने FIIs को अलाउ किया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उन्हें इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, उनके थ्रू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को हमने जो है जो हमारा एक्सेस है ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक्सेस टू द इंडियन मार्केट, वो भी बढ़ाया। कमीशन बेस्ड टू फी बेस्ड हमारा जो है म्यूचुअल फंड्स बना। म्यूचुअल फंड्स में होता क्या था पहले, कमीशन बेस्ड, यानी कि भाई जो आपके यूनिट्स है वो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपने पैसे दिए म्यूचुअल फंड को, तो उन्होंने आपके पैसे सिक्योरिटीज़ में अलग अलग तरीके से, जैसे शेयर्स है, बॉन्ड्स है, ऐसे अलग अलग तरीके से लगा दिए, ताकि जितना प्रॉफिट आप कह रहे हो उतना प्रॉफिट ऑफर डॉक्यूमेंट में जो दिया होगा उतना प्रॉफिट आपको मिले, राइट। तो यहाँ पर होता ये था कि जो भी एजेंट है, जो भी म्यूचुअल फंड है, वो कमीशन थोड़ा सा लेता था एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। बट अब फी बेस्ड हो गया सिस्टम पूरा और काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड, तो यहाँ पर फीस आप ले रहे हो फॉर द अमाउंट जो आपको वहाँ पर मिल रहा है, फॉर द प्रॉफिट जो आपको दिया जा रहा है फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसके साथ रेगुलेशन बढ़ाई गई ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे कि सारे फंक्शंस जो है अच्छे से आप सही यूनिट्स में पैसे लगा रहे हो एंड ऑल, right? So these were the reforms. Now let us try to answer this question. Narasimhan Committee 1 was formed in 1991 with respect to which among the following? 1991 में किस चीज़ से related नरसिम्हन कमेटी को establish किया गया था? फाइनेंशियल सेक्टर, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, रिव्यूइंग बैंक सुपरविजन या वीक बैंक से रिलेटेड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू, मई 2023 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जैब एग्ज़ाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है IIFS में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सुपरवाइजरी रिफॉर्म कैमल? कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मर्जर या अर्निंग्स? आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन और इन द चैट बॉक्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी क्वेरी है 8146207241 पर आप कॉल कर सकते हो। hello@edotap.co.in पर भी आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हो। यू कैन ऑल्सो गिव द फीडबैक विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।